ओके स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक हमने कंसीडर कर लिया। पॉपुलेशन के जनरल कैरेक्टर्स में हमने बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो के बारे में बात कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉपुलेशन के कैरेक्टर के अंदर ही हम आज एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है टॉपिक कंसीडर करेंगे। तो एज ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन, ये आज का टॉपिक है बच्चों हमारा, एज डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन। तो बच्चों कोई भी पॉपुलेशन होती है उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के मेल और फीमेल्स होते हैं, राइट। अब सवाल ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने से हमें मतलब क्या कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। अगर हम किसी पॉपुलेशन का एज ग्रुप जानते हैं तो इससे ये बताया जा सकता है कि वो पॉपुलेशन ग्रोविंग पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। यानी उस पॉपुलेशन की ग्रोथ इन नेक्स्ट ईयर्स बढ़ने वाली है या उस पॉपुलेशन की ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी या उस पॉपुलेशन की ग्रोथ आने वाले ईयर्स में डिक्लाइन होने वाली है। तो ये एज ग्रुप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की स्टडी से हमें पता चल जाता है। तो इसका हम एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उनको एज पिरामिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एज पिरामिड है इनसे हमें ये पता चल जाता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के कितने मेल फीमेल हैं, डिफरेंट एज ग्रुप का पता चल जाता है, राइट। और ये जो एज पिरामिड है इसकी जो शेप होती है उसकी शेप से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रोविंग है या स्टेबल है या डिक्लाइन ग्रोथ वाली है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी शेप से हमें पता चलता है, राइट, करेक्ट। इस एज पिरामिड की शेप से पता चल जाता है। अब देखो बच्चों कि जो एज ग्रुप हमने बनाए हैं वो एज ग्रुप हम तीन तरह के कंसीडर करेंगे। एक प्री रिप्रोडक्टिव फेज की एज ग्रुप, एक अपन करेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और एक अपन लेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो तीन तरह के एज ग्रुप यहां पे कंसीडर करेंगे हम। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यो मानिए कि आप लगभग 14 साल से नीचे की एज ही रखें, 16 साल से नीचे का एज ही रखेंगे, 14 से 16 साल के नीचे का एज रखेंगे, इसमें उससे बिलो रखेंगे। रिप्रोडक्टिव में 16 ईयर के ऊपर रखेंगे, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है रिप्रोडक्टिव फेज की बाद की स्टेज यानी ओल्ड स्टेजेस के अंदर कंसीडर की जाएगी, करेक्ट। बात समझ आ गई। तो ये तीन एज ग्रुप हमने बनाया है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना, एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी के लिए। अब देखो बच्चों कि जब हम किसी पॉपुलेशन के अंदर एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं तो हमें मेनली 3 टाइप के जो है वो एज पिरामिड की शेप मिलती है, या 3 टाइप की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, राइट। तो देखते हैं कि कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब एक एज पिरामिड हमें मिलेगा ट्रायंगुलर शेप का। ट्रायंगुलर शेप का एज पिरामिड मिलेगा हमें। ये जो एज पिरामिड जिस पॉपुलेशन में बनता है ट्रायंगुलर शेप का, उसमें क्या होता है, उस पॉपुलेशन में आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ध्यान रखो। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा होगी, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम होगी, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और कम होगी। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में कम होंगे, मतलब ये मॉडरेट होंगे,
ये लो होंगे और ये ज्यादा होंगे। अगर इनका प्रोपोर्शनल रेशियो देखा जाए तो प्री रिप्रोडक्टिव का प्रोपोर्शनल रेशियो ज्यादा होगा एज कंपेयर रिप्रोडक्टिव। इज दैट क्लियर? तो अब अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, मान लिया कि ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स, और ये है बच्चों रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है ना, इसको अपन मान लेते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और इसके बाद ये आ जाएगी बच्चों पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आ जाएगा, राइट? तो अल्टीमेट बच्चों ये जो शेप हुई ये कैसे हुई? ट्राइंगुलर। जिस पॉपुलेशन में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, रिप्रोडक्टिव वाले मॉडरेट और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम, तो वो जो पॉपुलेशन है वो ग्रोविंग पॉपुलेशन होती है, या अपन ये बोलेंगे कि ये यंग पॉपुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यंग पॉपुलेशन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, यूथ है उस पॉपुलेशन। ये बात समझ आ गई? अब बेटा इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे, आजकल तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। उसमें ये दिया जाता था कि भाई 2005 में ये स्टेटस है पॉपुलेशन का, तो 2015 में क्या होगा? तो 10 ईयर बाद का स्टेटस पूछ रहा है। तो 10 ईयर के बाद का स्टेटस समझिए कि इनमें से कुछ तो चले जाएंगे, ओल्ड एज है ना। रिप्रोडक्टिव वाले 10 ईयर के बाद क्या हो जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे। और प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या हो जाएंगे? रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो मतलब इनको आगे से आगे शिफ्ट कर देना। जितने ईयर का, लगभग 10 ईयर का डिफरेंस रखेगा क्वेश्चन में, वो 10 या 15 ईयर, तो फिर इनको क्या करना है? अपने को शिफ्ट कर देना है। क्या शिफ्ट करोगे? ओल्ड एज वाले चले जाएंगे, इनका तो वक्त हो गया, मालिक के पास चले जाएंगे। रिप्रोडक्टिव एज को पोस्ट रिप्रोडक्टिव की जगह पे शिफ्ट करोगे, और प्री रिप्रोडक्टिव को रिप्रोडक्टिव की जगह शिफ्ट करोगे, राइट? और अब प्री रिप्रोडक्टिव जब रिप्रोडक्टिव की जगह स्टेज शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस बात है कि जो नई संतानें होगी उनका भी रेशियो ज्यादा ही रहेगा। तो ये पॉपुलेशन तो ऑलवेज ग्रोविंग ही रहनी है बेटा, क्योंकि इसमें यूथ कम नहीं होना, यूथ इसमें ज्यादा ही होना है। ठीक है ना? तो एक शिफ्टिंग का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है आपको, है ना? तो ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि एक दो बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना? तो ट्राइएंगुलर शेप समझ आ गया। इसके बाद जो सेकंड है वो आता है बच्चों इसके अंदर बेल शेप का कर्व। का एज पिरामिड आएगा। अब इसमें क्या होगा देख लो पहले। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लगभग इक्वल होगा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है बेटा। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दैट इज कॉन्सेप्ट। बस यही क्वेश्चन है, साथ ध्यान से सुनो, तब इस तरह का जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। इक्वल आए तो भी आपको यही देना है, मार्जिनली हाई प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मार्जिनली हाई एज कंपेयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो भी यही रहेगा। यानी ऑलमोस्ट इक्वल का कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने आपको। ठीक है ना? बहुत ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं। तो अब इस केस में देखिए क्या है कि ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ले लेते हैं अपन, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ठीक है? और आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मार्जिनली हाई या ऑलमोस्ट इक्वल, इस तरह से लेते हैं अपन, है ना? ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है? ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आ गया, ठीक है बच्चों? और ये अपन मान लेते हैं बच्चों पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव,
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो यही हुआ ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम ही है, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, प्री रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो इसमें क्या होगा कि चलो ये तो नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में चले जाएंगे, लेकिन जितने आगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव बनेंगे उतने ही ये वापस रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे। यानी इस पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना नंबर ऑफ डेथ होगा उतना नंबर ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये जो पॉपुलेशन मानी जाती है ये मैच्योर पॉपुलेशन मानी जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और या इसे कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। मैच्योर पॉपुलेशन या स्टेबल पॉपुलेशन है ना, इसकी ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो इस तरह का ग्राफ है वो क्या है, डेल शेप है। क्या देखना है आपको ग्राफ में, आपको ये देखना है कि प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव, और अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होती और रिप्रोडक्टिव कम होती तो ये क्या हो जाता है, ट्राइंगुलर हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है तो ये क्या हो गया, बेल शेप का कर्व हो गया। समझ आ गया एकदम अच्छे से। और इस पॉपुलेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए कभी भी और नेक्स्ट 10 ईयर का पूछे, नेक्स्ट 15 ईयर का पूछे, तो आपको क्या रखना है, स्टेबल ही डाटा रखना है, ग्रोथ कांस्टेंट ही रखनी है। ठीक है, तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में आता है बच्चों आपका नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है अर्न शेप का ग्राफ। ठीक है, ये तीन है आपके एनसीईआरटी में, तीनों में आपको बता रहा हूं। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट रखना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, ट्राइंगुलर का जस्ट ऑपोजिट हो गया है, ट्राइंगुलर में ज्यादा कौन था, प्री रिप्रोडक्टिव, और कम क्या था, रिप्रोडक्टिव। यहां पर ऑपोजिट हो गया है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है, ज्यादा है। तो सपोज कि दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सॉरी रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगा तो ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो गया, दैट इज रिप्रोडक्टिव। और ये मान लेते हैं अपन कि ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब आप ही समझिए कि जो आने वाले टाइम में जो नई पॉपुलेशन, जो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि आने वाले समय में यही तो रिप्रोडक्टिव बनेंगे। नेक्स्ट आने वाले 10 या 15 ईयर में क्या होगा, ये तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट होगा आफ्टर 10 to 15 ईयर। तो क्या स्टेटस होगा इस पॉपुलेशन का कि आने वाले समय में ये जो पॉपुलेशन है उसमें रिप्रोडक्शन कम होगा, नई बर्थ कम होंगे, है ना। तो इस ये जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन पॉपुलेशन है, यानी इसकी डिक्लाइन ग्रोथ होगी। समझ आ गई एकदम अच्छे से, यानी इसकी ग्रोथ डिक्रीज ही होगी आने वाले समय में। तो इस तरह से आपको ये एज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। इज दैट क्लियर? तो एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी से हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो पॉपुलेशन ग्रोविंग है, मैच्योर है या स्टेबल है, या वो डिक्लाइनिंग है। इज दैट क्लियर? तो तीनों मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो तीनों आप ध्यान में रखना, ठीक है? ओके। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक अपन इसमें कंसीडर करेंगे वो है पॉपुलेशन के कैरेक्टर का, है ना, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय एन, या इसे पॉपुलेशन साइज भी बोला जाता है, तो इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज क्या होता है? इसमें आपको यह ध्यान रखना बेटा कि किसी गिवन एरिया में गिवन टाइम में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपको बताने हैं। इंडिविजुअल ध्यान रखिएगा, इन स्पेसिफिक एरिया एंड इन स्पेसिफिक टाइम
हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। किसी गिवन एरिया में गिवन टाइम में पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स कितने हैं, यही उस पॉपुलेशन की डेंसिटी है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ आया? नाउ हाउ वी कैलकुलेट, अच्छा हाँ सॉरी, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या जो पॉपुलेशन का साइज है वो डिपेंड किस चीज पर करेगा? वो डिपेंड करेगा बेटा रिसोर्सेज पर, वहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, वहां का हैबिटेट कैसा है, ठीक है, वहां कंपटीशन हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना, वहां स्ट्रगल क्या हो रहा है, और वहां प्रीडेटर इफेक्ट क्या है। प्रीडेटर समझ रहे हो ना, है ना, शिकार करने वाले, प्रीडेटर का इफेक्ट क्या है, कंपटीशन का इफेक्ट क्या है, हैबिटेट कैसा है, रिसोर्सेज कैसे हैं, है ना, इन चीजों पर इस पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करेगा। इफ ऑल कंडीशंस आर आइडियल देन पॉपुलेशन साइज बिकम लार्ज, एंड इफ predator effect more, competition effect more, resources are limited, highly struggle condition, then population size become less. Is that clear? So population size depend on these factors, है ना, discussed in NCERT textbook. Okay, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बच्चों पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी को अपन कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र किया गया। तो अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को मेजर करना है तो उसमें एक मेथड होता है हमारा टोटल नंबर काउंटिंग, या सेल काउंटिंग भी बोलते हैं इसे, टोटल नंबर काउंटिंग, ठीक है। तो टोटल नंबर काउंटिंग इज अ बेस्ट मेथड, नो डाउट दिस इज बेस्ट मेथड, बट इस मेथड की कुछ लिमिटेशन है। अभी आप किसी चीज का नंबर काउंट कर रहे हो तो ठीक है, आपके पास एक्चुअल डाटा आ रहा है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि नंबर काउंटिंग प्रॉपर हो पा रही है या नहीं हो पा रही, है ना, क्योंकि नंबर तो लेस भी हो सकते हैं, लेस नंबर वाली पॉपुलेशन भी हो सकती है, और मोर नंबर वाली पॉपुलेशन भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल कम है, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल ज्यादा है। अगर कम नंबर की इंडिविजुअल वाली पॉपुलेशन है तो इजीली काउंटेबल है, बट अगर उसमें नंबर्स मिलियंस में है और स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो नंबर काउंटिंग कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट डाटा प्रोवाइड नहीं करवाएगा। दैट इज लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम साइबेरियन क्रेन की बात करें, साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर का आपको पता होगा, केवलादेव सुना है ना आपने, बर्ड सेंचुरी जो है उसमें साइबेरियन क्रेन आते हैं, तो इनका नंबर अगर ईयरली देखा जाए वहां पर एवरेज तो लेस देन 10 होता है, तो इनको तो इजीली काउंट किया जा सकता है। बट अगर अपन किसी पॉन्ड के अंदर क्लेमाइडोमोनास की बात करें, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक एल्गी है, तो इसके मिलियंस में नंबर होते हैं बेटा, तो क्या इनका नंबर काउंटिंग एप्रोप्रिएट मेथड है? ये आप ही बताइए। अगर कोई बड़े ऑर्गेनिज्म है और जिनके नंबर कम है, जैसे ये लेस देन 10 है, तो इनको तो चलो इजीली काउंट किया जा सकता है, बट अगर हम एक पॉन्ड में क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो वो मिलियंस के नंबर में, क्या उनकी एब्सोल्यूट काउंटिंग पॉसिबल है? तो मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं नंबर काउंटिंग मेथड यहाँ पर जो है सूटेबल नहीं लगता है। बट नंबर काउंटिंग मेथड कहाँ होगा? जहाँ पे लार्ज साइज के इंडिविजुअल्स हैं और जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कम रेशो में है, तो नंबर काउंटिंग मेथड सूटेबल है। आपसे एग्जांपल देगा कि इसमें कौन सा मेथड सूटेबल है, तो मैंने आपको बता दिया है कि पहचान कैसे करनी है आपको। इज दैट क्लियर? ओके, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, टोटल नंबर काउंटिंग मेथड, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड मेथड आता है बेटा बायोमास काउंटिंग, बायोमास मेजरमेंट।
ठीक है ना, बायोमास को मेजर करना है आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मेथड एब्सोल्यूट मेथड है। किन कंडीशन में एब्सोल्यूट मेथड है वो कंडीशन देखो, मेथड सब अच्छे हैं क्योंकि मेथड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट है ना। जब बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म है और कम नंबर में है, इजीली ऑब्जर्वेबल है, जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो फिर कौन सा मेथड बेहतर है आपके लिए? टोटल नंबर काउंटिंग मेथड बेहतर है। लेकिन बायोमास किस कंडीशन में बेहतर है? आइए एग्जांपल देखते हैं। बायोमास क्या होता है ये तो जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो लिविंग बॉडी में होता है उसको अपन बायोमास बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए कि कोई एक पॉपुलेशन है, कोई एक हैबिटेट है, वहां 200 पार्थेनियम, पार्थेनियम इज अ वीड, यू नो वेरी वेल। सो 200 प्लांट पार्थेनियम के हैं और उस पॉपुलेशन में ह्यूज वन बैनियन ट्री है जिसकी बहुत बड़ी कैनोपी होती है, आपको पता, लार्ज कैनोपी है। अब अगर नंबर काउंटिंग देखें तो बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई? पार्थेनियम की, है ना। और बैनियन ट्री की क्या हुई? कम हुई। मानते हैं ये बात? बट ये तो इस बैनियन ट्री के साथ अन्याय हो जाएगा कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पार्थेनियम की ज्यादा बोलते हैं हम, तो पार्थेनियम हमारे हिसाब से डोमिनेट होगा उस इकोसिस्टम में, है ना। और पार्थेनियम उस इकोसिस्टम का मेन पार्ट बन जाएगा, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। बैनियन ट्री का उस इकोसिस्टम के लिए की रोल है क्योंकि बैनियन ट्री की हाई प्रोडक्टिविटी है, बैनियन ट्री उस इकोसिस्टम का मेन प्रोड्यूसर है, उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बैनियन ट्री कंट्रोल ज्यादा करता है एज कंपेयर पार्थेनियम। तो काउंटिंग यहां पर एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अगर काउंटिंग देखेंगे तो बैनियन ट्री की जो है वो डोमिनेंसी यहां पर गिर जाएगी, तो वो पूरे इकोसिस्टम की स्टडी के लिए गलत हो जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम की जो की स्पीसीज है यहां पर वो बैनियन ट्री है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन दे रहा है? बैनियन ट्री दे रहा है। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और बैलेंस में पार्थेनियम के कंपैरिजन में किसका रोल है? बैनियन ट्री का रोल है। तो यहां पर बायोमास काउंटिंग एप्रोप्रिएट रहेगा। तो जब हम बायोमास देखेंगे, बायोमास इज अ प्रोडक्टिविटी इन सिंपल वर्ड्स, तो यहां पर बायोमास अगर देखा जाएगा तो वो बैनियन ट्री का ज्यादा होगा और 200 पार्थेनियम का बायोमास क्या होगा? कम होगा। तो अब हमें सही पता चलेगा कि भाई डेंसिटी, अगर मास के बेस पर डेंसिटी देखा जाए तो बैनियन ट्री का ज्यादा है, और नंबर के बेस पर देखा जाए तो पार्थेनियम का ज्यादा है। लेकिन इस केस में इकोलॉजिस्ट के लिए कौन सा मेथड बेहतर है? नंबर काउंटिंग बेहतर है या बायोमास बेहतर है? बायोमास बेहतर है, क्योंकि इसी से वो एब्सोल्यूट स्टडी कर पाएगा। तो मैंने यही कहा था, हर मेथड अपनी जगह सही है, बट डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में कौन सा मेथड लगाना है। और यही आपके लिए चैलेंज कि आपको एग्जाम में ये फाइंड करना है कि किस कंडीशन में हमें कौन सा मेथड सुटेबल लगाना है। इज दैट क्लियर? खैर आपके तो लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपका तो एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्थेनियम और बैनियन ट्री का है तो नंबर काउंटिंग नहीं लगाना आपको, आपको क्या लगाना है? बायोमास काउंटिंग का मेथड लगाना है, या इसे परसेंट कवर मेथड भी बोलते हैं, परसेंट कवर मेथड। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद तीसरा मेथड जो है वो आता है बेटा इसमें रिलेटिव डेंसिटी। क्या आता है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मेथड। अब ये मेथड कब यूज करना है बेटा? अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत वेरी स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म है जिनको इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, जो माइक्रोस्कोपिक है ना, तो उनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, तो रिलेटिव डेंसिटी का आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल बैक्टीरियल कल्चर, एग्जांपल आप दे सकते हैं बैक्टीरियल कल्चर, तो आपको ये मेथड यूज करना है। दूसरी बात, इसके अलावा और भी बताता हूं, जैसे एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, बहुत बड़ा पॉन्ड है, और उसमें आपको फिश
स्पीसीज को कैलकुलेट करना है, तो क्या इतने बड़े पॉन्ड में सारी फिशेस को काउंट किया जा सकता है? नहीं ना। तो फिर हम उसमें भी कौन सा मेथड यूज करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। तो एक और आप एग्जांपल दे सकते हैं, फिशेस काउंटिंग इन लार्ज पॉन्ड। किसी एक बड़े पॉन्ड में अगर आप फिशेस की काउंटिंग करना चाहते हैं, उनकी डेंसिटी बताना चाहते हैं, तो आपको रिलेटिव डेंसिटी मेजर यूज करना। अब सीधे सीधे शब्दों में मैं आ जाता हूं, जहां काउंटिंग आपको लगे कि एब्सोल्यूट नहीं है, जहां नंबर काउंटिंग एब्सोल्यूट नहीं है, जहां पर आप प्रॉपर काउंटिंग नहीं कर पा रहे, तो वहां पर आप रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए एकदम अच्छे से? बैक्टीरियल कल्चर ये एल रह जाता है अभी से, ठीक है ना, बैक्टीरियल कल्चर। ओके, तो ये एग्जांपल आपको समझ आ गया, दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। तो अब रिलेटिव डेंसिटी कैसे करते हैं हम बेटा, इसके लिए फॉर्मूला है, वो ध्यान रखो। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पीसीज, आप किसी स्पीसीज की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइड बाय टोटल इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज इनटू 100, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला है। आप सैंपल लेते हैं इसमें, तो आपको देखना है कि सैंपल में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपकी कितनी आ रही है, आपका जो स्पीसीज जिसको आप चेक कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, टोटल इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज। सैंपल में ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरह की फिश आएगी, है ना। देयर आर मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने एक सैंपल भरा है पानी का, तो उसमें तो कई ऑर्गेनिज्म आ सकते। आपने एक ट्रैप किया है ना, एक जाल बिछाया, तो जरूरी थोड़ी है कि उसमें आप किसी एक फिश की स्पीसीज को काउंट करना चाह रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि उसमें सारी वही फिश आए जिनको आप काउंट करना चाह रहे हैं। नहीं, देयर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर टोटल इंडिविजुअल आएंगे सारी स्पीसीज के, और यहाँ पर जो आपका सैंपल जो आप स्टडी करना चाहते हैं उसके नंबर आएंगे, इनटू 100 करोगे तो आपका ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर होता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें एक सैंपल लिया जाता है, आप सीधे समझिए कि एक सैंपल लिया जाता है, और उस सैंपल के बेस पर फिर आप उस पूरे एरिया का डाटा जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट इज रिलेटिव डेंसिटी एंड दिस इज थर्ड मेथड, ठीक है। इसके बाद में आता है बच्चों आपका नेक्स्ट, उसमें आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट काउंटिंग मेथड बोलते हैं इसे, इनडायरेक्ट काउंटिंग। अब ये क्या चीज है बच्चों, समझिए कि एक ऐसी स्पीसीज है या ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट उनको नहीं देख पा रहे हैं, डायरेक्ट काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ये मेथड यूज करना है। अब एग्जांपल देखिए, उससे बेहतर समझ आएगा। जैसे कि कोई एक लार्ज फॉरेस्ट है और उसमें आपको टाइगर जो है वो काउंट करने हैं, टाइगर सेंसस चल रहा है ना, टाइगर की काउंटिंग बतानी है आपको फॉरेस्ट में, तो आपको इनडायरेक्ट काउंटिंग करनी पड़ेगी। समझ गए बात, है ना। तो सारे तो पता नहीं चलेंगे, वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपको क्या पता कब कौन सा आया कब कौन चला गया, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होता है इसमें, देखो इसमें हम क्या करते हैं, पगमार या हम यूज करते हैं फीकल पैलेट को एज ए मटेरियल, है ना। तो पग मार्क या फीकल मटेरियल जो होता है उनका जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, या उनके जो पग मार्क होते हैं, उनको हम एज ए सिंबल यूज करते हैं, उनको एज ए सैंपल यूज करते हैं, और उनके बेहाफ पर हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट काउंटिंग। समझ गए? यानी कोई एक इंडिविजुअल है जो बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको आप जो है वो डायरेक्टली काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। Is that clear? So that is fourth method, and all four methods are reliable and appropriate, but depend on the basis of requirement, कि कब कौन सा मेथड suitable होगा, है ना। मेथड सारे अच्छे हैं, बट कब कौन सा suitable है उसी के बेस पर आपको डेंसिटी के मेथड यूज करने हैं। तो इस तरह बच्चों
पॉपुलेशन के कैरेक्टर हमने क्या क्या पढ़ लिए देख लीजिए। हमने क्या देख लिया, बर्थ रेट, और क्या पढ़ा हमने, डेथ रेट, ये हमारे लास्ट लेक्चर का पार्ट था। एक और क्या देखा था हमने, सेक्स रेशियो, ठीक है। और आज क्या पढ़ा है हमने, आज हमने पढ़ा है एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक और क्या टॉपिक ले लिया आज हमने, यस, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये हमारे पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया। कोई भी पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये एक टॉपिक पूरा हो गया। और मैंने आपको एक बात कही थी कि एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कैरेक्टर बताइए जो पॉपुलेशन के तो होते हैं बट ऑर्गेनिज्म के नहीं होते। तो सेम ये कैरेक्टर आपको बताना है। बर्थ रेट ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं हो सकता, ऑर्गेनिज्म तो एक है ना भाई। ऑर्गेनिज्म में बर्थ कंसीडर हो सकता है लेकिन बर्थ रेट कंसीडर नहीं हो सकता, समझ गए। सिमिलरली डेथ रेट पॉपुलेशन का कैरेक्टर है बट ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? फॉर्मूला याद है क्या बर्थ रेट का? क्या था? डेल्टा एन एन डेल्टा टी, है ना, याद है? एन क्या था? इनिशियल पॉपुलेशन। डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ न्यू बर्थ्स। टी क्या है? टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ईयर में 8 बर्थ हुए हैं और इनिशियल पॉपुलेशन 20 की है, तो फिर क्या आएगा? 8/20। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको बताना था। तो करवाया हुआ है आपको ये। सेक्स रेशियो में भी क्या बताया था? मान लो कि ये डेथ रेट का भी लगभग इसी तरह से निकलेगा, बस इसमें डेथ कंसीडर हो जाएगा। तो सेक्स रेशियो में क्या बताया था कि मान लो 1000 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है और इसमें 600 मेल हैं और 400 फीमेल हैं, तो फिर आपको बताना है कि 60-40 का रेशियो हो गया। कितना रेशियो हो गया? 60-40 का रेशियो हो गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से सेक्स रेशियो बताया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हो गया, वहां पर हमने इनको डिटेल से देख लिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिंपल टॉपिक। अब आइए बच्चों, एक और छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन आज की क्लास में लेंगे और हमारा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। नाउ व्हाट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन? ठीक है, तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को 2 मिनट में आपको समझा देंगे। थ्योरेटिकल है लेकिन पहले इसका दूसरा नाम लिख लेते हैं। इसका दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव फिटनेस और इसका तीसरा नाम, और सुन लो ताकि टॉपिक पढ़ाना ही ना पड़े, और इसका तीसरा नाम है डार्विनियन फिटनेस। अब बच्चों ये 3 नाम हो गए तो अब ये टॉपिक अपने आप रन करेगा। देखिए कैसे। ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि थ्योरी है, थ्योरी ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, ये मान लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म किसी एक हैबिटेट के अंदर रह रहा है, ये हैबिटेट है और ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या स्पीसीज बोल दीजिए आप, कोई स्पीसीज मान लेते हैं अपन, ऑर्गेनिज्म मान लो या स्पीसीज मान लो, वो किसी हैबिटेट में रह रही है, राइट। तो वो जो स्पीसीज है या उस स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को उस हैबिटेट में, उस क्लाइमेट कंडीशन में अपने आप की फिटनेस साबित करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्हें अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल शो करना पड़ेगा, जिसको कि मैंने बताया था डिनोटेड बाय आर। इन्हें अपना आर मैक्सिमम करना पड़ेगा, समझ गए। एक स्पीसीज के इंडिविजुअल किसी हैबिटेट में अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को फिट रखने के लिए, है ना, अपने सर्वाइवल को बनाने के लिए अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल करता है। इसी को रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहा जाता है, इसी को डार्विनियन फिटनेस कहा जाता है, क्योंकि फिटनेस का कॉन्सेप्ट डार्विन का था, है ना। और अब ऊपर वाले टॉपिक पर आते हैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो बच्चों जो इवोल्यूशन हुआ है
उस इवोल्यूशन के दौर में ऑर्गेनिज्म ने अपना रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी इवॉल्व किया है, अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में भी चेंजेस किए हैं, ठीक है ना। क्यों चेंजेस किए हैं? अपनी फिटनेस बनाने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो ईच स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है, यानी सबका अलग अलग रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, सबका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एक जैसा नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, रिसोर्सेज, है ना, एंड इकोसिस्टम कंडीशन, है ना, और फिटनेस, इन सब चीजों पर यह चीज डिपेंड करता है। अब तो समझ आएगी बात एकदम अच्छे से। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव वेरिएशन, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में वेरिएशन, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में वेरिएशन, और वो इवोल्यूशन के कोर्स में लगातार चलता आया है। अगर आप इवोल्यूशन के दौर से देखें तो हर स्पीसीज आज जो सरवाइव कर रही है उसने अपने रिप्रोडक्शन बिहेवियर में भी चेंज किया है, राइट। हो सकता है पहले कंपटीशन नहीं था, है ना, लेकिन अभी कंपटीशन हो गया है। पहले प्रीडेटर नहीं थे, अब प्रीडेटर हो गए, तो उसके साथ अपने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी उन्हें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। और जो चेंज करेगा वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव फिटनेस इसी चीज को कहते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म इस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा, इस तरह से वो अपना आर्ट रिप्रेजेंट करेगा उस हैबिटेट में कि उसके अपने ऑर्गेनिज्म में स्ट्रगल कम हो, उसके अपने ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन कम हो, है ना, और प्रीडेटर के इफेक्ट से भी वो बचे। प्रीडेटर के इफेक्ट के बाद भी उसकी पॉपुलेशन सर्वाइव रहनी चाहिए, वहां पर एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से वो सारी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इवॉल्व होता है, अडेप्ट होता है ना, कोई ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है, उसी को अपन रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं, उसी को डार्विनियन फिटनेस कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए? और बच्चों एनसीईआरटी की आखिरी लाइन कि ये जो टॉपिक है जो आज अपन पढ़ रहे हैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वो इकोलॉजिस्ट के लिए करंट रिसर्च का टॉपिक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिस्ट के लिए प्रेजेंटली जो रिसर्च का टॉपिक है वो यही है कि अलग अलग स्पीसीज का लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन जानना, उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस जानना, उनकी डार्विनियन फिटनेस जानना। ये बात तो एक ही है, यानी उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को जानना, है ना, उनके आर की स्टडी करना। आर समझ के ना, आर तो 2 दिन से चल रहा है ना। सो दैट इज द करंट रिसर्च टॉपिक ऑफ इकोलॉजिस्ट। यस, क्लियर? तो बच्चों जो ये फिटनेस है वो ऑर्गेनिज्म ने 2 तरह की अपनाई है। एक ब्रीडिंग हैबिट और दूसरा है बेटा ऑफस्प्रिंग नंबर का प्रोडक्शन। तो देखिए, इसको समझिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए, अब ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन, उन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसा बिहेवियर अपना लिया है कि कुछ तो क्या करते हैं, वंस इन लाइफ, ब्रीडिंग वंस इन लाइफ, यानी वो अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही ब्रीडिंग करते हैं। उन्होंने अपनी ऐसी हैबिट बना ली है, उन्होंने, अच्छा ये उनकी फिटनेस है, वो ऐसा करेंगे तो ही वो फिट रहेंगे। तो ब्रीडिंग हैबिट उन्होंने क्या यूज कर ली कि वंस इन लाइफ ब्रीडिंग, पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीडिंग करनी। एग्जांपल आपके दे रखा है पैसिफिक साल्मन फिश, राइट। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं बच्चों, मैनी टाइम ब्रीडिंग करते हैं, बहुत बार ब्रीडिंग करते हैं। तो इसका एग्जांपल है बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और ये ऐसा करेंगे तभी फिट रहेंगे, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये फिट नहीं रहेंगे। तो क्रॉस क्वेश्चन आए तो भी ध्यान रखना, अगर साल्मन फिश कई बार ब्रीडिंग करेगी तो वो फिट नहीं रहेगी, और अगर बर्ड्स और मैमल्स एक बार फिट ब्रीडिंग करेंगे तो फिट नहीं रहेंगे, इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी।
तो ये ब्रीडिंग हैबिट है ना। और ये इन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए किया, अपनी फिटनेस के लिए ऐसा किया, राइट। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है वो देखते हैं अपन, ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन का भी देख लीजिए। जो ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज की ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वो लार्ज साइज की अगर ऑफस्प्रिंग है तो वो लेस नंबर में बनाएंगे, और अगर ऑफस्प्रिंग स्मॉल साइज की है, स्मॉल साइज की ऑफस्प्रिंग है, तो वो मोर नंबर में बनाएंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसकी ऑफस्प्रिंग का साइज स्मॉल है, यानी उसकी पॉपुलेशन में स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म है, तो उनको ज्यादा नंबर में अपनी ऑफस्प्रिंग बनानी पड़ेगी, ताकि कुछ अगर डेथ हो जाए, कुछ अगर प्रीडेटर से मर जाए, तो भी उनकी ऑफस्प्रिंग कुछ तो बचे, है ना। तो इसका एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में, ऑयस्टर, पेल्जिक फिश, ठीक है ना, ये देखिए। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है ना। अब आप यहीं पर कॉन्सेप्ट जोड़िए ना कि बर्ड्स और मैमल्स ये लार्ज साइज की ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो इनको ऑफस्प्रिंग क्या बनानी पड़ेगी, लेस नंबर में बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हाई नंबर में ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो फिर तो ये इन्हीं का अस्तित्व हो जाएगा सब जगह, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। इसी तरह आप इनका देखें कि अगर ये पेल्जिक फिश या ऑयस्टर जो है वो कम नंबर में ऑफस्प्रिंग बनाए, तो फिर ये तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रीडेटर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इनकी तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको पॉपुलेशन ज्यादा नंबर में बनानी होगी और इनको पॉपुलेशन लेस नंबर में बनानी होगी, तभी पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। अगर ये बर्ड्स और मैमल्स हाई नंबर में पॉपुलेशन बना दें, तो इन्हीं के इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। कहाँ रहेंगे ये लोग, ये आपस में ही लड़ेंगे, घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी, फॉर फूड, फॉर हैबिटेट एंड फॉर रिप्रोडक्शन। इंट्रा स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, आपस में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो मैंने यही तो कहा था कि अगर इनको अपने आप को फिट रखना है, ऐसा नहीं कि दूसरों से ही बचना है, खुद भी घर में देख लो पहले, अगर इनको अपने आप की पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है, तो फिर इनको कम नंबर में पॉपुलेशन बनानी पड़ेगी, ताकि इनको सबको हैबिटेट मिल जाए, सबको फूड मिल जाए, है ना, और रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल भी सभी रिप्रेजेंट कर पाए, है ना, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बनी रही। और इनको हाई नंबर में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कम नंबर में प्रोड्यूस कर दी तो वो इनकी पॉपुलेशन चली जाएगी, क्योंकि स्मॉल साइज की है। तो अब समझ आ गया लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है। अलग अलग स्पीसीज अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपना मैक्सिमम आर रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिहेवियर अडेप्ट करती है, दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड दैट इज डार्विनियन फिटनेस। और ये उस स्पीसीज को करना पड़ेगा अगर अपने आप को सरवाइव करना है तो, राइट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, को डाउट है तो डिस्कस करें।